Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering Department. आज हम और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो भी आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है या फिर कोई इंटरव्यू हो गया या फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जिसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये जो एजम्पशंस मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जो है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट assumption in a simple building theory is material of the beam will be homogeneous and isotropic. सो मटेरियल जो है बीम का, जिस मटेरियल से बीम का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। पहला तो हो गया ये। तो क्या है, होमोजीनियस टर्म इज यूज्ड हियर टू इंडिकेट दैट मटेरियल ऑफ द बीम विल बी सेम थ्रू आउट। मतलब ये होमोजीनियस का डिफिनेशन ही ऐसा होता है कि जो मटेरियल है वो सेम होगा चारों ओर, मतलब ऐसा नहीं कंपोजिट टाइप का या फिर लामिनार होगा, मतलब लेयर बाय लेयर उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब आप कोई भी एक सेक्शन उठा के देख लो बीम में से, उसमें जो उसका मतलब जो मटेरियल का टाइप है वो एक ही टाइप का होगा। ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस। देन आते हैं आइसोट्रोपिक। सो आइसोट्रोपिक टर्म यूज्ड हियर टू इंडिकेट दैट इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, मेनली आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, अदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो भी है वो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, मतलब 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक्स वाई डायरेक्शन में आप इसको स्ट्रेच करो तो ये इलास्टिक लिमिट तक खींचेगा, फिर उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, एक वाई जेड प्लेन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चारों ओर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो सेम ही होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि हाँ ये जो मटेरियल है आइसोट्रोपिक है। तो ये हो गया होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन। तो मटेरियल जो हुआ है हमारा बीम, जिसके जरिए मतलब ये बीम का कंस्ट्रक्शन को किया गया है, वो मटेरियल होना चाहिए पहला क्या, होमोजीनियस, सेकंड आइसोट्रोपिक। ये हो गया पहला अजम्पशन। जो भी ये पर्पल कलर में दिखाया गया है वही अजम्पशन का थ्योरी है, बाकी ये तो एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, बस ये पॉइंट्स आपको लिखना है। इसको मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप अच्छे तरह से समझ जाओ कि आखिर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है क्या, क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर ये 1 2 3 4 5 एक ही पेज में ये ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमें समझ में नहीं आता है ज़्यादा कुछ। चलिए नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं। अच्छा, मैंने इसको ये डायग्राम के हिसाब से भी मैंने समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, सैंड प्लस वाटर ये एक मिक्सचर होता है, पर ये हेटेरोजीनियस होता है, मतलब होमोजीनियस के अपोजिट होता है। पर शुगर अगर हम वाटर में मिला दें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, मतलब वो चारों ओर मिल जाता है उसमें, शुगर वाटर में। तो इसलिए कोई भी पोर्शन अगर मैं इस वाटर का लेके देखूं तो उनमें शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द मिक्सचर, सो उसे हम होमोजीनियस बोलेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर का। चलिए, कंक्रीट में भी आप पढ़े होंगे कि कंक्रीट शुड बी होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब उसमें क्या है, एग्रीगेट रहता है, सैंड रहता है, सीमेंट रहता है, पर उसको ऐसे मिलाना चाहिए जिससे कहीं पे भी अगर मैं कुछ पोर्शन उसमें से निकाल लूँ, देखूँ, तो जो भी प्रॉपर्टीज उसका होगी कहीं अदर जगह से, अगर किसी अदर प्लेस से अगर मैं उसको मतलब निकाल के देखूँ तो वही होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी, डेंसिटी, सब कुछ। सो वो होता है होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक देखिए, ये 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में देखिए जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं ये चारों तरफ सेम ही है, पर यहाँ पे ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। देखिए, सो ये अनआइसोट्रोपिक हो जाता है, मतलब इसका प्रॉपर्टी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है वो सेम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल बस ये समझाने के लिए लिया गया कि क्या आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब जिसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो तीनों डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। जैसे कि ये क्यूब 3 डायरेक्शन में सेम ही है, मतलब ये बड़ा क्यूब, ये जो छोटे छोटे क्यूब से मतलब तैयार हुआ है, ये 3 डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहाँ पे नहीं है, ये एक क्यूब है ही नहीं, ये तो एक मतलब ये हो गया, देखिए ये सब रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है,
इसलिए ये एनिसोट्रोपिक है। चलिए पॉइंट 2, मतलब सेकेंड एजम्पशन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम विल बी सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ। मतलब यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो टेंशन कंप्रेशन के लिए सेम ही होता है, सेम होना चाहिए, तभी हम बोलें कि हाँ ये सिंपल बेंडिंग हो रहा है। तो ड्यू टू बेंडिंग एक्शन टॉप पोर्शन ऑफ द बीम विल बी इन कंप्रेशन व्हेयरएज बॉटम इन टेंशन। ये तो सब जानते हैं, ऊपर के फाइबर जो है वो कंप्रेशन फेस करेंगे, नीचे के टेंशन। सो ये जो टेंशन कंप्रेशन है बोथ में ई जो होता है यंग्स मॉडुलस वो सेम होना चाहिए। सो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए यहाँ पे लोड दिया गया, बेंड हुआ बीम, ये हो गया टॉप कंप्रेशन बॉटम टेंशन। ये दोनों कंप्रेशन टेंशन में आपका ई जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कंप्रेशन में ई का वैल्यू कुछ अलग हो, क्योंकि प्रैक्टिकली वैसा होता है। देखिए ये सब एजम्पशंस है, एजम्पशंस का मतलब ऐसा होता नहीं है, हम इसको एज्यूम किए हैं कि हाँ यही होता है। इसलिए कंप्रेशन टेंशन में जो भी प्रैक्टिकल फील्ड में देखा जाता है वो ये है कि कंप्रेशन में ई का वैल्यू अलग रहता है, टेंशन में अलग रहता है। पर हम यहाँ पे सिंपल बेंडिंग के केस में यह अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज बोथ, इन दिस बोथ केस दिस ई वैल्यू इज सेम। 3 नंबर 3, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम व्हिच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग मस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस जिसको बताया गया है। देखिए सो यहाँ ये बिफोर बेंडिंग है, मतलब लोड गिरने से जस्ट पहले। सो ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये हो गया 9 परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन। सो ये जो ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, ये देखिए इसके बीच में कितना डिग्री था एंगल, ये परपेंडिकुलर था प्लेन, ठीक है। पर जब ये बेंड हो गया, असल में ये क्या होना चाहिए, इसमें अभी ये जो 90 डिग्री है वो प्रैक्टिकली मेंटेन नहीं होगा, एंगल चेंज होगा ही होगा। पर हम सिंपल बेंडिंग के केस में ये अज्यूम करते हैं कि ये प्लेन रहता है। बिफोर बेंडिंग भी प्लेन था, आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन ही रहता है। मतलब इन न्यूट्रल एक्सिस और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री ही रहता है। पर असल में ये कुछ इस तरह से हो जाता है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो तो ये एंगल जो है वो बढ़ घट सकता है। सो ये हो गया तीसरा अजम्पशन। यहाँ पे देखिए लोड आया, ये सब सेक्शन से, ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे है ना, ये हो गया आपके सेक्शंस। तो बिफोर बेंडिंग देखिए ऐसा था, आफ्टर बेंडिंग हम अज्यूम करते हैं कि इस टाइप का होता है। मतलब ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है उसे 90 डिग्री के एंगल में ही रहता है। ये हो गया हमारा तीसरा एजम्पशन। हाँ, तीसरा एजम्पशन। चौथा, beam material must be stressed within its elastic limit and therefore beam material must follow the principle of Hooke's law। अब भाई ये तो सही बात है, अगर कोई भी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस्ड हो रहा है तो Hooke's law को ओबे करेगा ही। तो यही हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम once beam will be loaded must be within elastic limit, we can say there must be elastic deformation in the beam, not the plastic deformation। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब ये हो गया आपका, ये देखिए एक माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जो मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। इलास्टिक रीजन ये होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, फिर ये हो गया थोड़ा सा ऊपर जाके ये इलास्टिक लिमिट होता है। तो इसी के बीच में ही मटेरियल स्ट्रेस्ड होता है, ऐसा अजम्पशन हमें लेना पड़ता है इन केस ऑफ आवर सिंपल बेंडिंग। तो ये हो गया चौथा। पांचवा, फिफ्थ assumption, the radius of curvature during bending of the beam will be large as compared to the dimensions of the cross section of the beam and beam will have symmetrical cross section। So इसका मतलब क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब ये बीम हो गया, इसको हम लोड देते हैं, ये बेंड हो गया, तो इसको अगर हम एक पेरीमीटर ले लेते हैं, जो होता है आपका एक जो सर्कल होता है, सर्कल जो सर्कम्फरेंस होता है, सॉरी पेरीमीटर ने सर्कम्फरेंस ले लेते हैं, तो फिर इससे जो सर्कल मेड हो रहा है, मतलब ऐसा, तो इसका जो रेडियस आएगा वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कोई भी बेंड हुआ चीज़ का आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज द रेडियस ऑफ द कर्व और रेडियस ऑफ द
circle made by the arc, okay, which is as a result of deformation. Normally it generates as the deformation result of any बेंडिंग एक्शन, मतलब कोई भी बेंडिंग एक्शन में जो भी कर्व निकलता है या फिर जो भी आर्क निकलता है, उस आर्क को अगर हम कंप्लीट करें एक सर्कल के जरिए, उस सर्कल का जो रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे बेंड हो गया बीम, ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका ये हो गया डिस्टेंस। मतलब अगर हम इसको ऐसे कवर कर लें एक सर्कल के हिसाब से, तो इसका रेडियस ये हो गया, तो वही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो here we have to assume that this radius of curvature during bending of beam is very large as compared to the cross sectional dimension, and also the cross sectional dimension is remains what symmetric। मतलब क्या होता है, अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन था या फिर स्क्वायर सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन मतलब कौन सा होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन जो पहले सिमेट्रिक था, बेंडिंग होने के बाद भी सिमेट्रिक रहेगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, पर एक्चुअल में वो सिमेट्रिक नहीं रहता। ठीक है, वो अगर रेक्टेंगुलर होगा तो फिर ट्रापेजोइडल हो जाएगा बेंडिंग के बाद, पर हम सिंपल बेंडिंग के केस में ऐसा एज्यूम करते हैं। द सिक्स्थ वन, बीम विल बी सब्जेक्टेड विद द प्योर बेंडिंग एक्शन। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड प्योर बेंडिंग, आप जानते हो क्योंकि मैंने उसके ऊपर पहले वीडियो बनाया हुआ है। प्योर बेंडिंग एक्शन यहाँ पे हम लेते हैं, सो दिस इज नॉट प्योर बेंडिंग केस, वी विल कंसीडर द बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एक्शन ओनली। ओके, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लेके ही हम कंसीडर कर रहे हैं, पर हम प्योर बेंडिंग एक्शन को सिर्फ लेंगे यहाँ पे, मतलब शियर डिफॉर्मेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। So as we have already discussed that horizontal simply supported beam will be loaded with the load might be shearing action. We will not have to consider the shearing action, but we will consider the bending action only. So that is the pure bending action we have considered. So this here यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सिंपल बेंडिंग के अंडर अगर हम प्योर बेंडिंग सिर्फ कंसिडर करें तो फिर वो तो प्योर बेंडिंग हो जाता है, क्योंकि हम शियर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। असल में यहाँ पे हम जो प्योर बेंडिंग एक्शन है उसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब बीम में शियर एक्शन होगा ही होगा। अगर एक्सटर्नल लोड दोगे तो आपका सिंपल बेंडिंग केस हो गया, पर उसमें अगर आप शियर डिफॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करोगे तो वो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि आप प्योर बेंडिंग एक्शन को कंसिडर कर रहे हो विद इन सिंपल बेंडिंग। सो seventh and last assumption is load will be applied in the plane of bending and each layer of the beam will be free to expand or contract independently of the layer above or below it। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, ये थोड़ा complicated है। So in the plane of bending, bending plane क्या होगा, देखिए ये x y z हो गया, ये बेंड कहाँ पे हो रहा है, किस प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे हो रहा है। आप इमेजिन कर लो ये एक्स डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ले लो, फिर ये जो बेंडिंग हो रहा है वो कौन से प्लेन में हो रहा है, पहले आप इसको यहाँ पे इमेजिन कर लो, ये एक्स जेड प्लेन में हो रहा है बेंडिंग। सो जो लोड है वो भी एक्स जेड प्लेन पे ही लगना चाहिए, ये हो गया एजम्पशन। फिर क्या कहा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या कर रहा है, ईच लेयर ऑफ द बीम, ईच लेयर ऑफ द बीम का मतलब क्या है भाई, बीम तो एक हो गया, फिर लेयर क्या है, उसमें असल में क्या होता है, जैसे न्यूट्रल एक्सिस होता है ना बीच में, वैसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स शुड बी कंसिडर्ड अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। अबव द न्यूट्रल एक्सिस ईच लेयर विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, बिलो टेंशन। सो यहाँ पे मैंने ये डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लेयर हमने लिए हैं। सो ये जो ईच लेयर है दे आर फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंप्रेशन होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, टेंशन में होंगे तो एक्सपांड। सो इसमें जो ऊपर या नीचे वाला लेयर होता है उस लेयर का जस्ट टू अबव एंड बिलो में जो होता है वो इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए उसमें। मतलब अगर आप मान लो 1 2 3 ये 3 नंबर वाला लेयर, ये क्या होगा, एक्सपांड होगा। ये अगर एक्सपांड होने को कोशिश करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है, जो जस्ट अबव एंड बिलो ऑफ दिस लेयर
there are two other layers, so they will exert a friction force on it, no, so that is not considered here. मतलब यहाँ पे जो भी लेयर है वो अपने आप अपने इच्छा के मुताबिक एक्सपांड या फिर कंट्रैक्ट हो सकते हैं. ये हुआ आपका अंतिम जो अजम्पशन था प्योर बेंडिंग, नो सिंपल बेंडिंग केस का. ठीक है, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कभी कभी सिंपल बेंडिंग बोल रहा हूँ, प्योर बेंडिंग नहीं. सिंपल बेंडिंग प्योर बेंडिंग अलग चीज़ें होते हैं. उसमें आप प्योर बेंडिंग केस को कंसिडर कर सकते हो, पर दैट इज ए डिफरेंट थिंग. ओके, सो थैंक यू.